मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। वैसे ऊर्जा के स्रोत जिसे हम परंपरा से यूज करते आ रहे हैं, अपने पूर्वज काल से हम उसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। सबसे अगर छोटे कैलोरीफिक वैल्यू वाले अगर ऊर्जा के स्रोत को ले लो तो उसमें सबसे पहले गोईठा, ये कन्वेंशनल ऊर्जा के स्रोत है, इसका हम इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं। फिर लकड़ी, इसके बाद कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे चीज का हम इस्तेमाल बहुत पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए इनको हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अब हम इनके बारे में जान लेंगे कि जो परंपरागत तरीके से यूज करते आ रहे हैं उनमें से लकड़ी और गोईठा ये बायोलॉजिकल सोर्सेज है, लेकिन कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं वो बायोलॉजिकल ही हैं लेकिन डेड एंड डिकेड है, तो उनको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, जीवों के अवशेष से बना हुआ ईंधन। बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर एगो किसी विशेष कारण के तहत, चाहे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, लैंडस्लाइड्स हुआ हो, भूभ्रंशन हुआ हो, किसी तरीके से पेड़ पौधे जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए थे और हाई प्रेशर एवं हाई टेम्परेचर से तथा एनारोबिक रिएक्शंस उसमें हो रहा था, इसके तहत वे ट्रांसफॉर्म कर गए एक ईंधन के रूप में जिसे हम फॉसिल्स फ्यूल कहे। पेड़ जो थे वो बड़े बड़े पेड़ जिनका ट्रंक हैवी था वो कोल में परिवर्तित हो गए, जबकि छोटे पौधे, पेड़ों की पत्तियां, जीव जंतु ये सब पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में टर्न कर गए, बदल गए। यह कितना सालों में हुआ? मिलियंस ऑफ ईयर लगा इसको परिवर्तित होने में, अरबों साल लगा हुआ, और ये परिवर्तित होकर के अपने दूसरे रूप में आ गए। तो इनका भी यूज हम लोग जमीन से निकाल करके करने लगे ईंधन के रूप में, हीट ऑब्टेनिंग के रूप में, ऊष्मा प्राप्त करने के रूप में। इन्हें फॉसिल्स फ्यूल कहा गया। फॉसिल्स फ्यूल में कोयला को अगर ले लेते हैं तो कोयला किससे बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जिसमें मेनली कार्बन है। कार्बन बना हुआ है, कोयला बना हुआ है, और उस कोयला का इस्तेमाल हम अपने हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। कोयला को जब जलाते हैं तो कोयला ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और साथ ही साथ वह ऊष्मा भी उसमें जलवाष्प को भी छोड़ता है, वाटर वेपर को भी छोड़ता है। वाटर वेपर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो फिर हम कोयला को क्या करते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिससे कोयला से वोलेटाइल लिक्विड
जो कम टेम्परेचर पर वाष्प में परिवर्तित हो जाए, वो परिवर्तित हो जाते हैं, वाष्प उड़ जाते हैं, और उसके बाद जो बचा हुआ कार्बन रह जाता है उसे हम कोक कहते हैं। और कोक को कोयला से बेहतर फ्यूल मानते हैं क्योंकि वह हीट भी ज़्यादा देता है और कार्बन का इमिशन भी कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी कम करता है। तो इसलिए कोयला से बेहतर कोक हो जाता है। ऐसे कोयला का हम यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, डोमेस्टिक पर्पसेज में, खाना पकाने में घरों में, और मेट्रोलॉजी प्रक्रियाओं में, धातु कर्म प्रक्रियाओं में कोयला का डायरेक्ट इस्तेमाल हम करते आ रहे हैं। कोयला का पुराने जमाने में, आज से कुछ सालों पहले, कुछ दशकों पहले कहिए, कोयला से ट्रेन चलाई जाती थी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो यद्यपि आज भी कोयला से हो रहा है, लेकिन वैकल्पिक स्रोत की खोज हो जाने के बाद हम लोग कोयला से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता कम कर दिए और हम ऐसे ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो असमाप्य ऊर्जा के स्रोत हैं और उनसे हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। कोयला का इस्तेमाल हम लोग कोक बनाने में, कोलतार बनाने में, कोल गैस बनाने में, और कोयला का इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर और लब्रिकेंट बनाने में भी हम लोग करते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? तो मैंने बताया कि छोटे पौधे और जीव जंतुओं के जमीन में दब जाने से, लंबे समय तक दबे रहने से उनमें एक एनारोबिक रिएक्शंस होता है हाई टेम्परेचर एवं हाई प्रेशर पर। तो वो एक गाढ़ा चिपचिपा चट्टानों के बीच एक लिक्विड तैयार हो जाता है। यह गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड जो कार्बन से की मात्रा उसमें भरपूर है और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोकार्बन की मात्रा भरपूर है। मेनली हम देखते हैं कि पेट्रोलियम में हाइड्रोकार्बन की मात्रा भरपूर है। कौन गैस रहता है उसमें ज्यादातर? तो उसमें ब्यूटेन गैस है और थोड़े अमाउंट में प्रोपेन तथा इथेन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। पेट्रोलियम को जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हम पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में यूज होता है को पाते हैं। साथ ही साथ डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लब्रिकेंट्स और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स बनाने वाले मटेरियल्स प्राप्त होते हैं। इनको जिस मेथड से अलग किया जाता है, पेट्रोलियम से इन सारे पदार्थों को अलग किया जाता है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? तो पेट्रोलियम को गर्म करके और उससे विभिन्न तापों पर प्राप्त होने वाले मटेरियल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। पेट्रोलियम में मुख्यतः जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम एलपीजी का इस्तेमाल घर में करते हैं और थोड़े अमाउंट पर हम उसका इस्तेमाल गैस वेल्डिंग और व्हीकल में भी करते हैं। पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ी चलाने में, डीजल का इस्तेमाल गाड़ी चलाने में, व्हीकल में, मशीनरी चलाने में, और पेट्रोलियम में लब्रिकेंट्स का इस्तेमाल, कोल्टार उसमें बच जाता है, उसका इस्तेमाल रोड बनाने में, और जो बच जाता है आपका
मटेरियल, उसको हम लोग फाइबर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पेट्रोलियम को भी जलाते हैं तो कोयला से यह कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि कोयला से यह बेहतर फ्यूल है। अब एलपीजी जो हम घर में लाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम सिलेंडर में भर करके अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वह कोयला से बेहतर फ्यूल साबित होता है। क्योंकि कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज़्यादा करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन करता है, उसमें कुछ हल्का सल्फर की मात्रा होने से सल्फर डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करता है, उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम को जलाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को जलाते हैं, तो यह कोयला की अपेक्षा बहुत कम, न के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है। साथ ही साथ कोयला से एलपीजी हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है, ज्यादा उष्मा देता है, कम जल करके ज्यादा उष्मा देता है। इसके साथ साथ पेट्रोलियम जब जलता है तो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता। आपके यहाँ जब एलपीजी जलता है तो कोई राख छाई नहीं छोड़ता, लेकिन कोयला जलाते हैं तो राख छाई छोड़ देता है। कोयला को स्टोर करना आसान नहीं है, चारों तरफ काला काला गंदगी कर देगा, लेकिन एलपीजी को रखना, स्टोर करना आसान है। हैंडलिंग भी हम लोग आसान तरीके से एलपीजी का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, इसका स्टोरेज करना आसान है और यह कोयला से बेहतर है, बढ़िया फ्यूल है, अच्छा ईंधन है, यही इसका एडवांटेज है। अब हम चलते हैं कि इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। क्या? तो एलपीजी बड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई है और इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। तो थोड़ा सा भी लीकेज अगर कहीं हुआ तो विस्फोट करने की संभावना, आग लगने की संभावना ज्यादा है। इसलिए जब कभी भी हम एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ करके, संभल करके यूज करेंगे। ऐसे जब एलपीजी का सिलेंडर भरा जाता है तो उसमें पहले से ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन की मात्रा होती है, लेकिन उसमें एक और मटेरियल मिलाया जाता है जिसको हम लोग इथाइल मरकैप्टन कहते हैं। इथाइल मरकैप्टन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यह जो इथाइल मरकैप्टन है, इथाइल एसएच होगा, C2H5SH इथाइल मरकैप्टन है। इसको हम एलपीजी सिलेंडर में डाल देते हैं। यह फाउल स्मेल निकालता है, तो कहीं भी अगर लीकेजिंग हो रहा है थोड़ा सा भी, तो ऐसे लीकेज को डिटेक्ट करने में सहायक है। तो इस प्रकार हम एलपीजी से दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकते हैं। अगर कहीं लीकेज हुआ और हम उस पर ध्यान नहीं दिए तो यह हाईली इन्फ्लेमेबल है और यह तुरंत ही क्या कर लेता है कि आग लग जाता है और यह दुर्घटनाग्रस्त करा देगा। अब है प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन अपनाएंगे, कैसे हम इससे बचेंगे, इससे होने वाली दुर्घटना से कैसे बचेंगे? तो वही है कि अगर लीकेज हो रहा है तो आप तुरंत एजेंसी को खबर कीजिए, वो आकर उस सिलेंडर को रिप्लेस कर देगा। सिलेंडर में कहीं भी लीकेज है तो आप उसका इस्तेमाल मत कीजिए।
जिस किचन में इसका इस्तेमाल कर रहे हो वह खुला किचन होना चाहिए, खिड़की में क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, ताकि गैस अगर निकले भी, लीकेजिंग भी हो तो इधर से उधर पार कर जाए। फिर जब हम इसमें इथाइल मरकैप्टन मिला देते हैं तो यह पहले ही डिटेक्ट हो जाता है, तो यह भी प्रिकॉशन के अंतर्गत में ही आता है। कोई भी विस्फोटक गैस सिलेंडर के आसपास नहीं रखेंगे, ज्वालक मटेरियल गैस के आसपास नहीं रखेंगे, कोई जलता हुआ मटेरियल उसको हम लोग गैस सिलेंडर के आसपास नहीं रखेंगे। तो इन सारी सावधानियों को हम बरत लेंगे। अब पहले से बंद है किचन और आप एकाएक जा करके उसमें लाइटर से आग जला देते हो, यह गलत है। जैसे ही किचन में जाओ तब पहले चारों तरफ से खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, ताकि गैस अगर हो भी तो वो क्रॉस वेंटिलेशन के तहत इधर से उधर तितर बितर हो। गैस का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो आग लगने की संभावना न के बराबर रहेगी, कम हो जाएगी। तो ये सारे प्रिकॉशन को हमको ध्यान में रखना है। नेचुरल गैस कहाँ से प्राप्त करते हैं? नेचुरल गैस भी जहाँ से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग में नेचुरल गैस होता है और उस गैस को हम ड्रिलिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। नेचुरल गैस के कंटेंट्स कौन से होते हैं? नेचुरल गैस का मुख्य कंटेंट होते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस भी एक हाइड्रोकार्बन है और उसका फॉर्मूला CH4 होता है। यह बड़ा ही ज्वालक है, हाईली इंफ्लेमेबल है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू रखता है मीथेन। साथ ही साथ नेचुरल गैस में भी प्रोपेन और इथेन का स्मॉल अमाउंट, थोड़ा मात्रा होता है। इसको मिला करके हम नेचुरल गैस बनाते हैं और नेचुरल गैस को जब हम कंप्रेस्ड करके टंकी में भर देते हैं तो उसको कहते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग क्लीन फ्यूल के नाम से जानते हैं। क्लीन फ्यूल क्यों? क्योंकि जब हम मीथेन को जलाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम न के बराबर कहें, का इमिशन होता है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि यह क्लीन फ्यूल है और बेहतर फ्यूल है, यह पॉल्यूशन नहीं करता। अभी आपको पता होगा कि दिल्ली में व्हीकल में CNG प्रयोग किया जा रहा है और यहाँ आसपास भी पटना में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टेम्पू चल रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है CNG, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाले ईंधन से ही वो टेम्पू चल रहे हैं। ऐसा इसलिए सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा इसको इसलिए ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि पर्यावरण का प्रदूषण कम से कम हो, न के बराबर हो और पर्यावरण हमारा शुद्ध रहे। CNG को, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को हम लोग क्लीन फ्यूल कहते हैं। यह कार्बन का इमिशन नहीं करता है और यह बेटर फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है, यही इसका एडवांटेज है। थर्मल पावर प्लांट की बात हम लोग करते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने वाला प्लांट, जहां कोयला का हम इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बड़ा भट्टी होता है जिसमें हम कोयला जलाते हैं और कोयला जला करके एक फर्नांस रहता है, जिस फर्नांस में हम पानी भर देते हैं। पानी जब गर्म होता है तो इसको हम लोग एक पाइप के माध्यम से पानी को इधर ले आते हैं और आप जानते हैं कि यह वाष्प बन जाएगा और तेज गति से वाष्प चलेगा। तो यहां हम क्या लगाएंगे? एक टरबाइन लगा देंगे और टरबाइन में क्या लगाएंगे? हम जनरेटर लगा देंगे, जनरेटर लगा देंगे और इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। यह वाष्प जो बच जाएगा इसको एक कंटेनर से हम गुजारेंगे और कंटेनर में क्या रहेगा? पहले से पानी रिप्लेस्ड होते रहेगा और यह कंटेनर का पानी
फिर हम इसमें डाल देंगे और इसमें जो पानी रहेगा यह पानी को हम रिप्लेस करते रहेंगे, इन कराएंगे और इससे हम लोग आउट करेंगे। बस इतना ही काम है इसमें, और कुछ खास इसमें हम लोग नहीं रखते हैं। पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, तो पानी को किसी बड़े कंटेनर में गर्म करते हैं, इससे वाष्प निकलता है, वाष्प से टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से हमारा जनरेटर घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। इसको हम लोग अल्टरनेटर भी कहते हैं। और ये जो गैस बच गया, वाष्प जो बच गया, उसको फिर हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर इसमें बॉयलर में डाल देते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट। बड़े पैमाने पर इसका हमारे के यहाँ अभी प्रयोग हो रहा है। हालांकि अब हम लोग धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी जाते जा रहे हैं। पॉल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल, जितने हमारे पास फ्यूल हुए, आपने देखा कन्वेंशनल फ्यूल में चाहे गोईठा जला लो, लकड़ी जला लो, कोयला जला लो, पेट्रोलियम जला लो, तो सारे मटेरियल्स को आप जलाओ तो हीट करता है, बर्निंग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड का इमिशन करता है, और यह सब वायुमंडल में भूमंडलीय तापन को बढ़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। अभी आप पढ़ रहे होंगे कि हमारे पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी चेंजेज आ रहे हैं, और भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि यह बृहद चेंज होगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का लेवल 2 से 3 मीटर ऊपर की ओर उठ जाएगा। परिणाम स्वरूप बहुत सारे टापू समुद्र में डूब जाएंगे, और यह बहुत पहले से ऐसा होते रहा है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहां भी एक सुनामी आई थी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट था वह पानी में डूब चुका है। तो हो सकता है कि मुंबई डूब जाए, गोवा डूब जाए, पूरा अंडमान डूब जाए, लक्षद्वीप डूब जाए, बगल में मालदीव देश है वो डूब जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये सब परेशानियां, उथल पुथल बढ़ सकता है, और इस ग्लोबल वार्मिंग फॉसिल्स फ्यूल के जलने से ही हो रहा है। कंट्रोल कैसे करेंगे? कंट्रोल करने का तो सबसे सस्ता उपाय है, सबसे आसान उपाय है कि हम किसी भी संसाधन का जुडिशियली यूज करेंगे, जितना आवश्यक है उतना ही यूज करेंगे। साथ ही साथ हम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर भी निर्भरता बढ़ाएंगे। जैसे हम घर में बल्ब जलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थर्मल पावर से प्राप्त होता है का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप घर में सोलर प्लेट लगा करके और बैटरी लगा करके इन्वर्टर के माध्यम से आप बल्ब का प्रयोग करोगे, बल्ब जलाओगे, ल्यूमिनेशन का प्रयास करोगे, प्रकाश की व्यवस्था करोगे, तो निश्चित तौर पर आप इलेक्ट्रिसिटी की खपत को कम करोगे। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर खपत कम कर रहे हो तो इस थर्मल पावर प्लांट में जलने वाला कोयला की मात्रा को कम कर रहे हो, और कोयला की मात्रा कम हुआ तो इसका मतलब कि आप फॉसिल्स फ्यूल का यूज कम कर दिए, कंट्रोल कर दिए, पर्यावरण प्रदूषित कम होगा। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट पर प्लांट लगाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर पौधों का रोपण किया जाए जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है और पर्यावरण को दूषण से बचाता है। हम जो यूज कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी का, इसके जगह पर अगर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, जियोथर्मल एनर्जी से पावर का जनरेशन, ओशन टाइडल एनर्जी से पावर का जनरेशन, ओशनिक थर्मल पावर से पावर का जनरेशन अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पॉल्यूशन पर कंट्रोल कर लेंगे और उससे होने वाली परेशानियों पर भी हम नियंत्रण कर लेंगे। आज हमारे यहाँ बढ़ती जनसंख्या
की बढ़ती मांग है, बहुत सारा चीजों का मांग है। अब उन मांग की पूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन की आवश्यकता होती है और सारे उत्पादन को पूरा करने के लिए फैक्ट्री की आवश्यकता है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, तेज गति से संसाधनों का दोहन और साथ ही साथ पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। तो इस बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? अपनी आवश्यकताओं को कम करके और अपनी आवश्यकताओं के जगह पर वैकल्पिक स्रोत का इस्तेमाल करके। जैसे आप देख लो, पहले आदमी एक शर्ट पैंट से अपना काम चला लेता था। आज परंपरा बन गई है कि प्रत्येक पर्व में, त्योहारों में, शादी विवाह के मौकों पर हम नए कपड़े खरीद रहे हैं और जिनके पास पैसा है वो एक नहीं 10-10 कपड़े खरीद रहे हैं। अब इस तरह से कपड़ा ही ले लो तो एक व्यक्ति के पास अगर 10 कपड़ा या 20 कपड़ा हो गया और प्रति माह में कोई न कोई पर्व आ जाता है और उन त्योहारों के मौकों पर अगर कपड़ा लेते हैं तो उनके पास कपड़ा का भंडार हो जाता है और इस तरह से उस कपड़ा यूजलेस हो जाता है। वो कपड़ा जो है यूजलेस हो जाता है और उसका प्रयोग हम नहीं करते, जबकि अगर हम चाहते तो उस कपड़ा का प्रयोग हम कर सकते थे। तो हम उस कपड़ा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और इसी प्रकार से पूरा भारत, पूरा विश्व अंधाधुंध खरीदारी कर रहा है, कपड़ों की ही नहीं अन्य बहुत सारे पदार्थों का, और जिसका मिस यूज हो रहा है और बड़े पैमाने पर बर्बादी हो रही है, जो किसी न किसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है, किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण का शोषण कर रहा है, किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। तो हम सब पढ़े लिखे लोगों का यह पहला आवश्यक कदम होगा कि हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें और आवश्यकताओं को सीमित करके जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्लो कर सकते हैं और हम फिर सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज आपको परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को समाप्त कर दिया। धन्यवाद।